हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। पिछले जितने भी हम सेट डिस्कस कर चुके हैं, जो मॉक टेस्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए लगातार डिस्कस कर रहे हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर चेक कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है यूटेट की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में। और टॉपिक वाइज डिस्कशन है इन क्वेश्चंस का, आपको काफ़ी सारे इनसे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा और वेरियस अदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। स्टार्ट करते हैं भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ये, और इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। सबसे पहला सीडीपी का क्वेश्चन आता है हमारे पास। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटेलिजेंस रीचेज एट इट पीक इंटेलेक्चुअल पावर लाइक लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडल्टहुड या फिर एडोलसेंस, कि कौन सी ऐसी अवस्था है विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में बुद्धि अपने चरम पर पहुंचती है। तार्किक विचार और अमूर्त तर्क जैसी बौद्धिक शक्तियाँ विकास होती हैं या विकसित होती हैं बाल्यावस्था में, शैशव में, वयस्क में या फिर किशोरावस्था में। तो देखो, आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जिसमें तर्क आ जाता है बच्चे में, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, इंटेलेक्चुअल पावर आ जाती है, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त चिंतन जब बच्चा करने लगता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? चाइल्डहुड होती है, इन्फेंसी होती है, एडोलसेंस होती है या फिर एडल्टहुड होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो एडोलसेंस यानी जिसको आंधी तूफान की अवस्था बोला है पियाजे ने, ठीक है, फोर्थ स्टेज जिसको हम बोला, स्टेज फोर्थ जो पियाजे के अकॉर्डिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसी को बोला जाता है एडोलसेंस। जब बच्चा यंग हो जाता है, यानी कि 14 साल से जब ऊपर का बच्चा होने लगता है, यानी कि 13 टू 11 टू 14 के बाद वो एडोलसेंस कहलाता है। तो उसमें सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं बच्चे में। तार्किक विचार आ जाता है, इंटेलेक्चुअल पावर आ जाती है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और इसमें मेमोरी स्पैन यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है, याद करने की जो क्षमता होती है मस्तिष्क की, जिसको बोलते हैं मेमोरी स्पैन, वो क्या होता है, बढ़ जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल का। जो एडोलसेंस अवस्था में यानी कि किशोरावस्था में बच्चों का जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने लगता है बच्चा, अवलोकन करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ नया सोचने लगता है बच्चा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, यूटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। और ये जो आज हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर 1 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। यूटेट पेपर 1 के लिए हम मॉक टेस्ट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 के लिए भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन आना ही आना है। स्ट्रॉन्ग करोगे जितना ज़्यादा ये पॉइंट, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दोगे। क्या उद्देश्य है आकलन का, ये पूछा गया। टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर द थ्रेट, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो, ब्राइट और प्रॉब्लमेटिक, टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग, टू एनकरेज क्लासरूम कंपटीशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको आकलन के बारे में पता है, मैंने प्रीवियस जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छे से असेसमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है कि असेसमेंट बेसिकली है क्या, कितने प्रकार का होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है असेसमेंट की। तो देखो, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना। आकलन का मतलब क्या होता है कि भाई असेसमेंट करना का मतलब होता है बच्चे के निरंतर जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है बच्चे की, जो एकेडमिक प्रोग्रेस हो रही है बच्चे की, उस पर निगरानी रखना क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है। अब असेसमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्मल असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो एंड टर्म में किया जाता है। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? जो बीच बीच के समय अंतराल पर जो बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, वो फॉर्मल असेसमेंट होता है। तो इस पे क्या क्यों किया जाता है? उद्देश्य मेनली क्या होता है? जिससे आप बच्चे की लर्निंग पर एक फीडबैक रख सकें, यानी कि कितना बच्चा लर्न कर रहा है और कितने बच्चे की प्रोग्रेस हुई है और क्या बच्चे को आगे सीखना चाहिए। तो ये क्या एक तरीके से फीडबैक है, उसके अधिगम पर एक फीडबैक रखा जाता है। कौन रखेगा ये काम, कौन करेगा? टीचर का है ये काम, ठीक है। ऊपर वाले जो ऑप्शन है अगर आप देख रहे हैं, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, कि असेसमेंट का केवल एक यही रोल होता है कि बच्चे को परेशान करना, डांटना फटना, कारना, जिससे कि बच्चा स्टडी करे। बिल्कुल ऐसा काम हमें करना ही नहीं है। कि
दूसरा ऑप्शन बोलता है कि बच्चे को स्लो, ब्राइट और प्रॉब्लमेटिक, कि आप बच्चे को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लास में कि आप जो है कम पढ़ने वाले हैं, आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके का माहौल अगर आप क्लास में डेवलप करेंगे तो बच्चे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन में तो इस एटमॉस्फेयर को हटाने के लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन लगाई गई है कि बच्चे को आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना, एक समान रूप से देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड के साथ में, व्हाट फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के 2 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ पूरे, जिसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है यूटेट 2020 की, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉक टेस्ट। डेफिनेटली आपसे पेपर 1 पेपर 2 में आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, इस्तेमाल किया जाता है किस बच्चे के लिए, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। डायग्नोस्टिक, कॉन्टिन्यूअस, प्लेसमेंट या फिर समेटिव। हिंदी में देख लो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने हेतु किस प्रकार का मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे कि आप पहचान कर सके बच्चे को स्पेशल आवश्यकता ज़रूरत है, यानी कि स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस तरीके से करेंगे। नैदानिक इवोल्यूशन, सतत करके या फिर स्थानन करके या फिर योगात्मक। योगात्मक क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, तो यहाँ समेटिव असेसमेंट नहीं लगेगा। सतत, कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट क्या होता है, CCE के अंतर्गत जो आता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। तो भाई हमें क्या करना है, विशेष आवश्यकता वालों को पहचानना है। तो इसके लिए हमें किसी भी बच्चे की अगर वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानना होता है तो हम क्या करते हैं, नैदानिक परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन जिसको बोला जाता है, ये क्या करता है, ये किसी भी बच्चे की वीकनेस, कि उसकी लर्निंग की क्या वीकनेस है और कौन से ऐसे पॉइंट हैं उसकी स्टडी के जो उसके बहुत स्ट्रांग है। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि इस बच्चे के अंदर सारी वीकनेस ही हैं, कुछ स्ट्रांग पॉइंट भी तो होंगे बच्चे के अंदर कि वो कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न कर सकता है या कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है। तो यही हमें पता किस चीज़ के थ्रू चलता है, जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, नैदानिक परीक्षण जब बच्चे पर करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ कहाँ उसके पॉइंट स्ट्रांग हैं। और इसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को क्या स्पेशल नीड की आवश्यकता है या स्पेशल नीड स्टूडेंट ये है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी से लिया गया क्वेश्चन है, भाई हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, भाई हिंदी पैडागोजी का आप क्वेश्चन समझ लो। और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली भाई CTET भी आने वाला है। CTET में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यूपी टेट और उत्तराखंड टेट के लिए तो हम स्पेशली टारगेट कर ही रहे हैं। तो व्याकरण का ज्ञान कराते हों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घटित करते हों, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें, तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घटित करते हों ऐसे हमारे पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास होने चाहिए। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, भाषा यानी कौन सी भाषा, भाई इंग्लिश भाषा भी हो सकती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। अब देखो भाई, इस तरीके की जो एक्सरसाइज लास्ट में डाली जाती है, इससे क्या होता है, भाषा को एक अर्थपूर्ण परिचय मिलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। पाठ्य पुस्तक के अंत में जो अभ्यास दिए गए हैं उससे क्या होगा कि जो टीचर हैं उन बच्चों का आकलन कर सकते हैं कि भाषा में बच्चा कितना सीख रहे हैं, कितना अर्थपूर्ण तरीके से भाषा को समझ रहे हैं। इसलिए उन अभ्यास को लास्ट में रखा जाता है, जिससे बच्चे का प्रोग्रेस को मेज़र कर सके, बच्चे के असेसमेंट को मेज़र कर सके टीचर, अब भाषा की बारीकियां और सौंदर्य को उद्घटित कर सके। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अगेन हिंदी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी आपकी क्या है, स्कोरिंग हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ईजी आने के बाद भी गलत हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसीलिए क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना। बी बोलता है सुनना, बोलना, लिखना, समझना। सी बोलता है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। या डी बोलता है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो आधारभूत कौशल यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, 4 के 4 जो हैं ये आधारभूत कौशल हैं, यानी कि स्किल्स हैं, बेस स्किल्स हैं लैंग्वेज की, जो आपके पास आने ही चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आप उसको सुनने में कैपेबल हो, बोलने में कैपेबल हो, पढ़ने में कैपेबल हो और राइटिंग में कैपेबल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का
क्या लाभ है। प्रीवियस अगर मॉक टेस्ट अगर आप देखोगे जिसमें मैंने हिंदी वाले क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें भी मैंने एक बाल साहित्य का या साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन आते हैं तभी डाले जा रहे हैं। श्रवण कौशल का विकास करना, लेखकों से परिचय करना, बच्चे को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ाने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तो बाल साहित्य का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट मिलता है बाल साहित्य को इम्प्लीमेंट करने का इनिशियल स्टेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को विविधतापूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। क्या है, बाल साहित्य को इंक्लूड करना है। अब देखो बाल साहित्य के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। किसी बच्चे को बाल साहित्य के द्वारा आत्मकथा पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी का जो जीवन चरित्रिक होता है उसको हम बता सकते हैं। ऐतिहासिक चीज़ें बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं बाल साहित्य के माध्यम से। सांस्कृतिक चीज़ें हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। धर्म के प्रति हम बाल साहित्य की हेल्प लेकर हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म के बारे में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में नैतिकता और चरित्र का विकास होता है। बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तरीके से कि भाषा को विभिन्न सामग्री पढ़ाने का अवसर देना, जिसमें हमारी क्या क्या हो सकती है सामग्री, आत्मकथा हो सकती है, जीवन चरित्रिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। तो इससे बच्चे में नैतिकता और चरित्र विकास होता है, इसलिए बाल साहित्य इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई हमारे पास। मिस सीमा इज इट टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 7th स्टूडेंट एंड हर क्लास सीम टू बी नॉइजी, व्हाट इज द प्रोबेबली हैविंग इन हर क्लास। क्या हो रहा है भाई इनकी क्लास में, मिस्टर सीमा है टीच कर रही हैं इंग्लिश क्लास 8 को, सॉरी 7th क्लास को इंग्लिश टीच कर रही हैं, लेकिन इनकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। तो ऐसा शोर क्यों हो रहा है, कि क्या चल रहा है इनकी क्लास में। ऑप्शन देखते हैं। टीचिंग ए क्राउडेड क्लास, नॉट एबल टू मैनेज द क्लास, नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज, हैविंग ए ग्रुप वर्क। कि भाई ऐसे क्या हो रहा है क्लास में जो थोड़ा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, कि क्या वो अपनी क्लास को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टीचिंग ए क्राउडेड क्लास, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले क्लास को पढ़ा रही हैं। नॉट बॉदर्ड अबाउट नॉइज़, की उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो क्लास में शोर हो रहा है। या ऑप्शन डी बोलता है हैविंग ग्रुप वर्क, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ क्या हो रहा है, मिस्टर सीमा जो है, मिसेस सीमा जो है, क्या कर रही है, इंग्लिश की क्लास को 7th स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं, क्लास 7th के स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं। क्लास थोड़ी नॉइजी लग रही है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप वर्क कर रहे हैं। उनको क्या दे दिया, एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप वर्क दे दिया है। तो जब भाई ग्रुप दे दिया है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो क्लास कैसी हो गई, स्टूडेंट सेंट्रिक, बाल केंद्रित शिक्षा पर यहाँ पर फोकस कर रही हैं जो टीचर हैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाली। बच्चे को एक्टिविटी दे दिया, वो एक्टिविटी दे दिया तो बच्चे आपस में एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, अपने थॉट्स को एक्सचेंज भी करेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि भाई क्लास में थोड़ा सा नॉइज होता है। तो यहाँ पर हो रहा है हैविंग ए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप वर्क चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ, पॉजिटिव, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, बी पिक्टोरियल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, या फिर टारगेट लैंग्वेज। तो देखो पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज कहलाता है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ, एक प्रकार है, इज ए टाइप ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अब आप कहोगे टारगेट लैंग्वेज क्या है, तो भाई देखो टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर स्पीच डॉक्यूमेंट, या फिर स्पीच डॉक्यूमेंट नहीं होगा, स्पीच बोलेंगे, खाली स्पीच एक लैंग्वेज होती है, बोल कर जब आप भाषा को कहते हैं या फिर लिखित भाषा को कहते हैं, अगर उनको आप कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, ऐसे समझना। और टारगेट लैंग्वेज को दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, रिसेप्टर लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। तो देखो दो नाम हो गए, टारगेट लैंग्वेज को रिसेप्टर लैंग्वेज भी कहते हैं, और टारगेट लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ, क्या कहलाती है भाई, टारगेट लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ भाई टारगेट लैंग्वेज एक इस प्रकार की लैंग्वेज है जिसमें किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और स्पीच को जनरली हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हुई बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैथ्स का क्वेश्चन इंक्लूड किया। भाई काफ़ी बार बच्चे बोल रहे थे कि मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, तो पेपर 1 के लिए मैथ्स का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। भाई दो नेचुरल नंबर्स दिए हैं ए और बी, तो यहाँ पर दिया गया है ए की पावर बी इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है बी की पावर ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये पूछा गया है। अब इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या ए और बी के लिए ए की पावर बी इज इक्वल टू 125 और बी की पावर ए
क्या होगी। तो सिंपल है भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं हम a की पावर b 125 यानी कि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है 125। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो b में क्या कर दोगे 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। 3 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 243, कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। 243 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था भाई मैथ्स का क्वेश्चन। आसान होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 10, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स। जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है, भारत में वन्यजीव प्रबंधन के लक्षण और उद्देश्य में क्या चीज़ शामिल है। प्राकृतिक निवास का संरक्षण करना, कुछ संख्या के प्रजातियों की रखरखाव करना, बायोस्फीयर भंडार की संस्थापना करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भारत में वन्य जीव प्रबंधन का लक्ष्य है वो क्या है भाई, सारे के सारे, ऑल द अबव, कि प्रोटेक्शन करना जितने भी नेचुरल हैबिटेट हैं, और नंबर ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करके रखना, बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन रखना, और इनका प्रोटेक्शन करना। इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन करना सब किसके अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो भाई ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 12, जिसमें आज हमने क्वेश्चंस देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और विविध प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे। इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और मैथ्स का क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा ईवीएस का था। तो इसी प्रकार के आपको अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।